नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं वो कई लोगों के लिए जाना पहचाना है, रिच डैड पुअर डैड की दुनिया। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हमारा इरादा सिर्फ बुनियादी बातों को दोहराना नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बारीकियां, कुछ ऐसे अनोखे पहलू सामने लाना है जो शायद पहली नजर में छूट जाते हैं। आज हम इन विचारों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि पैसे, सफलता और सोचने के तरीके के बारे में ये स्रोत क्या खास नुक्ते पेश करते हैं। बिल्कुल। रिच डैड पुअर डैड का शीर्षक ही दो बिल्कुल अलग आर्थिक विचारधाराओं का एक मजबूत चित्र खींचता है। और जबकि कई लोग इस बुनियादी अंतर से वाकिफ होंगे, एक पिता जो पारंपरिक सुरक्षा पर जोर देते हैं, दूसरे जो वित्तीय स्वतंत्रता पर, हमारे हाथ लगे दस्तावेज इन दर्शनों के बीच के टकराव और उनके पीछे की मानसिकता को और भी साफ तौर पर दिखाते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि जीवन जीने के नजरिए का फर्क है, जैसा कि स्रोत बार बार उजागर करते हैं। हाँ, ये बात दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि पुअर डैड जो काफी पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, उनकी सोच सुरक्षा और स्थिरता के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी सलाह का सार था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और मेहनत से काम करो। इसमें जोखिम से बचने पर बहुत जोर था। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि वो अक्सर कहते थे, मैं पैसों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। ये सोच ही देखो। और यहीं पर रिच डैड का नजरिया बिल्कुल विपरीत नजर आता है। स्रोतों के अनुसार उनकी कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद उनमें व्यापार और निवेश की गहरी समझ थी। उनका मानना था कि असली शिक्षा स्कूल की दीवारों के बाहर, मतलब असल दुनिया में मिलती है। हाँ। एक दिलचस्प किस्सा जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि रिच डैड ने लेखक और अपने बेटे को बहुत कम वेतन पर अपने एक स्टोर में काम करने को कहा। इसलिए नहीं कि वो कंजूस थे, बल्कि इसलिए कि वो उन्हें सिखाना चाहते थे कि पैसे के लिए काम करने की मानसिकता से कैसे बाहर निकला जाए और अवसरों को पहचानना कैसे सीखा जाए। अच्छा। उनका मंत्र था, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उनकी पूरी कार्यशैली का आधार था। ये मानसिकता का फर्क वाकई बुनियादी है, और इसी से जुड़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट जिसे शायद रिच डैड पुअर डैड के संदर्भ में सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन जिसकी गहराई अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का अंतर। हम सब ने परिभाषा सुनी होगी, पर स्रोत इस पर एक व्यवहारिक और कभी-कभी चौंकाने वाला दृष्टिकोण पेश करते हैं। बिल्कुल, परिभाषा तो सीधी है। जैसा स्रोत बताते हैं, संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका सरलीकरण और पारंपरिक सोच को चुनौती देना। स्रोत जोर देते हैं कि आपकी आय कितनी है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना ये कि आप उस आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में कर रहे हैं या देनदारी। और यहीं पर नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो की भूमिका आती है। संपत्ति सकारात्मक कैश फ्लो बनाती है, मतलब पैसा अंदर आता है। देनदारी नकारात्मक कैश फ्लो बनाती है, यानी पैसा बाहर जाता है। रिच डैड का फोकस हमेशा कैश फ्लो बढ़ाने वाली संपत्तियां जमा करने पर था। और वो घर वाला उदाहरण, वो तो कमाल का है। स्रोत उसे जिस तरह से पेश करते हैं वो कई लोगों को असहज कर सकता है। आमतौर पर हम घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, है ना? हाँ, यही मानते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन स्रोत तर्क देते हैं कि अगर आपका घर आपके ऊपर बंधक, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, रख रखाव के रूप में लगातार बोझ डाल रहा है और आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वित्तीय दृष्टिकोण से वो एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। जब तक कि आप उसे किराए पर देकर या किसी और तरीके से उससे आय ना उत्पन्न कर रहे हो। सही। हाँ। स्रोत में एक जगह रिच डैड कहते हैं, मेरा बैंकर मेरे घर को मेरी संपत्ति मानता है, लेकिन मेरा अकाउंटेंट जानता है कि असलियत क्या है। ये समझने का क्रांतिकारी तरीका है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि महंगी कारें, नावें और वो तमाम चीजें जिन्हें लोग अक्सर सफलता का प्रतीक मानकर खरीदते हैं, वो वास्तव में देनदारियां हो सकती हैं जो उनके कैश फ्लो को खत्म करती हैं और उन्हें रैट रेस में फंसाए रखती हैं। रैट रेस, ये शब्द भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, रैट रेस यानी ज्यादा कमाना, फिर ज्यादा खर्च करना, फिर और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर होना, बिना कभी आर्थिक रूप से आगे बढ़े। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं और फिर उन संपत्तियों से होने वाली आय से विलासिता की चीजें, मतलब लग्जरीज खरीदते हैं, जबकि मध्यम वर्ग वो अक्सर पहले देनदारियां खरीद लेता है
और फिर उनके बोझ तले दबा रहता है। तो सवाल उठता है कि इस रैट रेस से निकला कैसे जाए और संपत्ति बनाने पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। स्रोत इसका सीधा जवाब देते हैं, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये एक और केंद्रीय विषय है जिस पर स्रोत काफी विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें पेशेवर रूप से तो तैयार करती है, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं। हम पढ़ना, लिखना, गणित सीखते हैं, पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें, या वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे आय विवरण और बैलेंस शीट को कैसे समझें। सही बात है। स्कूलों में ये सब कहाँ सिखाते हैं? स्रोत बताते हैं कि रिच डैड का मानना था कि वित्तीय साक्षरता ही अमीरों और गरीबों के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। ये सिर्फ पैसे बचाने या बजट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे की भाषा समझने के बारे में है। स्रोत में बताया गया है कि रिच डैड ने लेखक को 4 मुख्य तकनीकी कौशल सीखने पर जोर दिया। पहला अकाउंटिंग, मतलब पैसे की भाषा समझना। दूसरा निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने की रणनीतियां। तीसरा बाजार को समझना, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत। और चौथा कानून, खासकर टैक्स के फायदे और देनदारियों से सुरक्षा। बिल्कुल। उनका तर्क था कि इन चारों स्तंभों की समझ के बिना आप सिर्फ दूसरों के लिए काम करते रह जाएंगे, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। हाँ, और अकाउंटिंग को वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानती थी। स्रोत बताते हैं कि रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें नंबरों को पढ़ना और समझना होगा। उनका मतलब था कि आपको अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों को ट्रैक करने और विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, ये आपको बताएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपकी वित्तीय स्थिति वास्तव में क्या है। स्रोत इस बात की आलोचना करते हैं कि स्कूल हमें ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्यों नहीं सिखाते। उनका तर्क है कि वित्तीय निरक्षरता ही लोगों को बुरे वित्तीय निर्णय लेने और धोखेबाजों का शिकार बनने के लिए प्रेरित करती है। ये जानना कि क्या करना है ये तो एक बात है, लेकिन उसे करने के लिए जो मानसिकता चाहिए वो बिल्कुल अलग कहानी है। स्रोत इस पर भी काफी जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि सही दिमागी रवैया और भावनाओं पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि 5 मुख्य कारण हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं। डर, संशयवाद यानी सिनिसिज्म, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार यानी एरोगेंस। इनमें सबसे बड़ा है पैसे खोने का डर। रिच डैड का नजरिया, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये नहीं था कि डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये था कि उस डर को संभालना कैसे सीखें। हाँ, डर को मैनेज करना। बिल्कुल। स्रोत में एक वाकया है जहाँ रिच डैड कहते हैं, मैंने जितने पैसे खोए हैं उतने शायद तुमने कमाए भी नहीं होंगे, लेकिन हर नुकसान ने मुझे कुछ सिखाया है। उनका मानना था कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इतना सुरक्षित खेलते हैं कि वो कभी जीतते ही नहीं। वे जोखिम लेने से डरते हैं। स्रोत बताते हैं कि अमीर लोग जोखिम से बचते नहीं, बल्कि उसका प्रबंधन करना, उसे मैनेज करना सीखते हैं। सही। वे अंधे होकर जोखिम नहीं उठाते, बल्कि जानकारी इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर गणनात्मक जोखिम लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क्स। ये एक अहम फर्क है। पुअर डैड की सोच थी सुरक्षित खेलो, गलती मत करो। रिच डैड की सोच थी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। और दूसरा है संशयवाद। स्रोत बताते हैं कि संशयवादी लोग हमेशा आलोचना करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी, जिससे वे खुद कभी कार्रवाई नहीं कर पाते। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग होते हैं। फिर आलस्य आता है, व्यस्तता के रूप में छिपा हुआ आलस्य। लोग कहते हैं कि उनके पास सीखने या निवेश करने का समय नहीं है, जबकि वे शायद टीवी देखने या गैर जरूरी कामों में समय बिता रहे होते हैं। बुरी आदतें, जैसे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना, भी एक बड़ी रुकावट है। और अंत में अहंकार, ये सोचना कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से पैसे के बारे में। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अहंकार अज्ञानता के साथ मिलकर नुकसान का एक खतरनाक कॉकटेल बनाता है। ये उद्यमशील मानसिकता, मतलब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाली बात जो स्रोत उठाते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नहीं है ना? ऐसा लगता है कि ये उन सभी के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये अवसरों को देखने, समस्याओं को हल करने और पहल करने की क्षमता के बारे में है।
बजाय इसके कि आप बैठकर इंतजार करें कि कोई और आपको बताए कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस मानसिकता को विकसित करने के कुछ तरीके भी सुझाते हैं, जैसे लगातार सीखते रहना, किताबें पढ़ना, सेमिनार में जाना, सफल लोगों से बात करना, अपनी विशेषज्ञता चुनना और उसमें माहिर बनना, अपने आसपास स्मार्ट लोगों की टीम बनाना, जैसे सलाहकार, वकील, अकाउंटेंट, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, खुद को भुगतान करना सीखना। मतलब अपनी आय का एक हिस्सा सबसे पहले निवेश के लिए अलग रखना, खर्च करने से पहले। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, वही, ये अनुशासन और दूरदर्शिता की मांग करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने रिच डैड पुअर डैड पर आधारित इन स्रोतों से कई महत्वपूर्ण नुक्ते निकाले। हमने देखा कि कैसे दो पिताओं के अलग अलग नजरिए सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों में ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के दर्शन में भी जमीन आसमान का अंतर दिखाते हैं। एक रास्ता सुरक्षा और रोजगार का है, दूसरा स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण का। हाँ, हमने संपत्ति और देनदारी के बीच के उस बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को फिर से समझा, खासकर कैश फ्लो के नजरिए से, और ये देखा कि कैसे घर जैसी चीज भी देनदारी हो सकती है। सही। हमने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर गहराई से बात की कि अकाउंटिंग, निवेश, बाजार और कानून की समझ क्यों जरूरी है और पारंपरिक शिक्षा इसमें कहाँ पीछे रह जाती है। और हमने मानसिकता की भूमिका को समझा, डर, संशयवाद, आलस्य जैसी बाधाओं पर काबू पाना और गणनात्मक जोखिम लेने की हिम्मत विकसित करना क्यों जरूरी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये स्रोत हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें पैसे और सफलता के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा। स्रोत हमें चुनौती देते हैं कि हम पारंपरिक रास्ते, अच्छी शिक्षा पाओ, सुरक्षित नौकरी करो से आगे सोचें। वे हमें वित्तीय रूप से साक्षर बनने, संपत्ति अर्जित करने और एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए उकसाते हैं जो डर पर काबू पाकर अवसरों का पीछा करती है। ये एक ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सोचा समझा और शायद ज्यादा फायदेमंद रास्ता हो सकता है, हालांकि इसमें ज्यादा अनुशासन और साहस की जरूरत होती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में जो बातें कही गई हैं, जैसे कि आपकी आय नहीं बल्कि आपकी संपत्ति आपको अमीर बनाती है, या असफलता सीखने का एक जरूरी हिस्सा है, या वित्तीय शिक्षा अकादमिक शिक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है, क्या ये विचार हमारे समाज और हमारी अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर जो गहरी जड़ें जमाई हुई धारणाएं हैं, उन्हें हिलाने के लिए काफी हैं? क्या हमें वाकई अपने बच्चों को और खुद को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचना सिखाने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर करें।